अगला टॉपिक है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। पहले तो नाम की ब्यूटी देखिए, सेट ऑफ। इस साल जो लॉस हुआ वो इसी साल सेट ऑफ कर लो इनकम के साथ। अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हो रहा तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर लो, यानी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करके भी आगे क्या करोगे, सेट ऑफ, यानी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो ये सेक्शन हमारे इस चैप्टर के आते हैं 70 से लेके 80 सेक्शन तक, 70 to 80। तो पहले हमें पता ही है 5 हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। सैलरी हेड से अगर लॉस आ गया ये बहुत ही बदतमीजी होगी। ऐसी कौन सी जॉब जहां से सैलरी में भी लॉस आ रहा हो, तो सैलरी के लॉसेस की कोई बात एक्ट ने नहीं करी हुई है। तो सबसे पहले हम लॉसेस की जो बात करेंगे वो है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में 3 सेक्शन आपको ध्यान रखने हैं, सेक्शन 70, 71, 71B। 70 सेक्शन ये बोलता है कि आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड यानी विद इन द सेम हेड ये लॉस एडजस्टेबल है। तो हाउस ए का लॉस आप हाउस बी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। इसे इंट्रा हेड भी बोलते हैं, इसे इंटर सोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक हेड के 2 सोर्स हो गए, हाउस ए हाउस बी। ठीक है, तो 70 सेक्शन बोलता है आप बिंदास हाउस का लॉस दूसरे हाउस से एडजस्ट कर लो। तो एक हाउस अगर मेरे पास सेल्फ ऑक्युपाइड है और एक हाउस लेट आउट है, और सेल्फ ऑक्युपाइड से मेरा लॉस आ रहा है और लेट आउट से मेरी इनकम आ रही है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं हाउस ए का लॉस हाउस बी से एडजस्ट कर सकता हूं। अगर ये लॉस मान लो नहीं एडजस्ट हो पा रहा, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की और इनकम नहीं है, तो कोई बात नहीं, सेक्शन 71 बोलता है और कोई हेड की इनकम तो होगी। हमने कहा हाँ हमारे पास सैलरी है, पीजीबीपी है, एलटीसीजी है। सर एलटीसीजी से भी, जी हाँ, काफी बच्चे इस चैप्टर में गलती करते हैं कि एलटीसी लॉन्ग टर्म तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से होता है। मैं यहीं पे एक बात क्लियर कर दूं, लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से होता है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। एडजस्ट मतलब लॉन्ग टर्म लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से एडजस्ट करना है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। हम कहीं ये नहीं कह रहे कि लॉन्ग टर्म गेन से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड की इनकम से एडजस्ट हो सकता है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी लॉसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी लॉस ना तो कैजुअल इनकम से एडजस्ट हो सकता है, जो लॉटरी इनकम वगैरह होती है या विनिंग फ्रॉम रेसेस होती है, उस वाली इनकम से एडजस्ट नहीं होगा कोई भी लॉस। या एक जो हमारी ना एक अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम होती है जो टैक्सेबल होती है सेक्शन 115 BBE में 60% रेट पे, और वो वाली इनकम के साथ भी कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा। यानी जब मैं बोल रहा हूं इस लॉस को किसी भी इनकम से एडजस्ट कर लो, किसी भी प्रॉफिट से एडजस्ट कर लो, तो इवन ये एलटीसीजी से भी एडजस्ट हो जाएगा। इवन ये लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से भी एडजस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी ऐसा ही बच्चे पढ़ते हैं कि स्पेकुलेटिव तो सिर्फ स्पेकुलेटिव से होता है। बेटा स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव की इनकम से होता है, लेकिन हमने कहीं ये नहीं कहा कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप स्पेकुलेटिव इनकम से एडजस्ट ना करो। हो सकता है, क्योंकि स्पेकुलेटिव इनकम पीजीबीपी इनकम है, तो आप उसको एडजस्ट कर लो हाउस प्रॉपर्टी लॉस को। बस सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है समझ लीजिए कि आप मैक्सिमम लॉस हाउस प्रॉपर्टी का दूसरे हेड से जाके जब एडजस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम ये लॉस सिर्फ 2 लाख का एडजस्ट होगा। सिर्फ 2 लाख तक का ये लॉस आप एडजस्ट करवा सकते हो। यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेम हेड में अगर एडजस्ट हो रहा है जितना मर्जी करवा लो, लेकिन अगर दूसरे हेड्स के साथ जाके आप एडजस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 लाख का एडजस्ट होगा। और थर्ड इसका सेकंड पॉइंट है कि सर अगर मान लो लॉस एडजस्ट नहीं हो पा रहा, इंट्रा हेड भी नहीं हो पा रहा और इंटर हेड भी नहीं हो पा रहा, तो क्या सर हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सर कितने साल के लिए कर सकते हैं? 8 ईयर्स। ये 8 ईयर्स कैसे गिनने होते हैं? जिस प्रीवियस ईयर का लॉस है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर 21-22 का लॉस है, अब प्रीवियस ईयर 21-22 छोड़ दो, उससे नेक्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर गिनना 22-23, इस तरह से अगले एक साल करके 8 ईयर्स तक ये चलेगा। और अगले जिस भी साल में जाके आपने इसको सेट ऑफ करना है, ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही एडजस्ट होगा। यानी कैरी फॉरवर्ड करके आप इसे दूसरे हेड्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो इस लॉस को। सर एक बात कहो, मान लो हमारा इस साल में हाउस प्रॉपर्टी से 5 लाख का लॉस है और हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट भी है, तो 2 लाख का प्रॉफिट हमारा एडजस्ट हो गया, मान लो 3 लाख का लॉस बच गया हमारा। अब ये 3 लाख का जो लॉस है ये हमने मान लो हमारे पास 50,000 का पीजीबीपी इनकम बढ़ी है, तो हमने 50,000 वहां से एडजस्ट कर लिया, तो जो बाकी 2.5 लाख बच गया, ये 2.5 लाख अगले सालों में जाके कैरी फॉरवर्ड होके क्या इस पे 2 लाख का लिमिट लगेगा? द आंसर इज नो।
ये 2 लाख वाला लिमिट सिर्फ इस ईयर में लगेगा जब आप दूसरे हेड के साथ एडजस्ट कर रहे हो। अगले सालों में जाकर तो आपने इसको एडजस्ट ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम से करना है, तो यहां कोई 2 लाख का लिमिट नहीं लगेगा। बस ध्यान रखिएगा 2 लाख वाला लिमिट सिर्फ एक बार लगना है उसी ईयर में जिस ईयर का वो लॉस है, और वो भी जब आप इंटर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हो। अगले सालों में जाके जब ये लॉस आगे एडजस्ट होगा वहां तो ये होना ही हाउस प्रॉपर्टी से है, तो वहां 2 लाख वाली लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। बस अगले सालों में जहां हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई उससे एडजस्ट कर देना, चाहे 3 लाख का लॉस हो, चाहे 4 लाख का लॉस हो, चाहे 5 लाख का लॉस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट ऑफ सेम हेड की बात करता है सेक्शन 70, दूसरे हेड से जाके सेट ऑफ करने की बात करता है 71, और कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने की बात करता है 71B। ये ट्रीटमेंट है हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस का। उसके बाद हमारे पास आते हैं पीजीबीपी के लॉसेस। अब पीजीबीपी के अंदर ना हम अलग अलग तरह के बिजनेसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल बिजनेस। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम उसे नॉर्मल बिजनेस ही मान के चलते हैं। बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस ऑफ रिटेलिंग, ट्रेडिंग, कुछ भी लिखा हो, नॉर्मल वो नॉर्मल बिजनेस है। तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप किसी भी पीजीबीपी से ही एडजस्ट कर सकते हो। यानी अगर आपके पास नॉर्मल बिजनेस का लॉस है और स्पेकुलेटिव बिजनेस में इनकम है, एडजस्ट कर दो, क्या दिक्कत है? सेक्शन 70 बोलता है। अगर आप सेम हेड में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास प्रॉफिट नहीं है, फिर आप दूसरे हेड्स की तरफ देखिए। दूसरे हेड्स में सबके पास चले जाना, पर सैलरी के पास मत जाना, क्योंकि नौकरी और बिजनेस ये आपस में यहां पे वेरी हैं। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बोलता है या तो नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो। अगर नौकरी के साथ बिजनेस करोगे तो ध्यान तो दोगे नहीं बिजनेस पे, बिजनेस में तो लॉस ही होंगे। वो लॉस कहां से? आपकी नौकरी की सैलरी से एडजस्ट कर दें हम। यानी पीजीबीपी का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कैजुअल इनकम से तो मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं होता। और अगर आप सेम ईयर में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो लॉस को, कोई बात नहीं, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर लो। इसे भी कैरी फॉरवर्ड आप 8 ईयर्स के लिए कर सकते हो, और आगे जाके ये सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी से ही एडजस्ट होगा। सेम हेड की बात 70 में लिखी हुई है, इंटर हेड की बात 71 में लिखी हुई है, और कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करने की बात 72 में लिखी हुई है। ये हमारे नॉर्मल बिजनेस के लॉसेज हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब पहले तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब क्या है? ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो परचेज सेल का, परचेज या सेल का। किसका? किसी भी कॉमोडिटी का, इंक्लूडिंग शेयर्स। बस मेन बात क्या है, यहां जो आप सेटलमेंट कर रहे हो ना, वो कर रहे हो अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। यानी सामान की डिलीवरी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डिफरेंस इन प्राइस सेटल कर लेते हो। यानी अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है 100 रुपए का कि मैं ये चीज आपको 100 रुपए में डिलीवर करूंगा, और बाद में उसका प्राइस 110 हो गया, तो मैं सामान ही डिलीवर कर रहा, मैं बस 10 रुपए दे दूंगा उसको, कि जो सामान मैंने तेरे को 100 रुपए में डिलीवर करना था, क्योंकि वो 110 का हो गया, तो डिलीवरी ना ले मुझसे, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले मुझसे, और जाके सामान ले आ जो लेकर आने। जो 100 रुपए तूने मुझे देने थे वो मत दे, 100 रुपए अपने पास रख ले, 10 रुपए तुझे मैं और देता हूं, 110 का जाके सामान ले आ मार्केट से। तो ये स्पेकुलेटिव है, जहां आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं कर रहे हो, दिस इज स्पेकुलेटिव। वैसे इसके बारे में कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं मेन नोट्स में, जैसे अगर एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है, परचेज सेल करती है, तो उस एक्सटेंट तक उसे स्पेकुलेटिव मान लिया जाता है। वो सब चीजें हमने यहाँ पे समरी में नहीं टेकअप करी हैं, आप बस एक ब्रॉड मीनिंग इसका याद रखो स्पेकुलेटिव का। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पर, दिस इज नॉन स्पेकुलेटिव। यानी अगर आप एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पे कुछ डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू डिराइव होती है मार्केट फोर्सेस से। यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि मैं खरीदूंगा या मैं बेचूंगा, पर उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बदलती रहती है एज पर मार्केट प्राइस। यानी अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी घटेगी, ये डेरिवेटिव है। तो लोग जिनको लगता है कि आगे जाके बाजार में उछाल आएगा, तो वो उस हिसाब से पोजीशन ले लेते हैं मार्केट में। जिनको लगता है आगे जाके डाउनफॉल जाएगी, वो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो, दैट इज नॉन स्पेकुलेटिव, बिकॉज यू आर डूइंग इट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज। तो अगर ये नॉन स्पेकुलेटिव है तो इसे नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट करना। अब सवाल है कि सर अगर स्पेकुलेटिव लॉसेज आ गए, उसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर स्पेकुलेटिव लॉसेज आ गए तो उसका ट्रीटमेंट दे रखा है सेक्शन 73 ने, यानी सब कुछ 73 में बता रखा है। और क्या बता रखा है? स्पेकुलेटिव लॉसेज को आप सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से एडजस्ट कर सकते हो।
और अगर मैं बात करूं क्या मैं किसी और हेड से एडजस्ट कर सकता हूं? जी नहीं। मैं कह रहा हूं और हेड छोड़ो, आप तो सेम हेड में भी सबसे एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेकुलेटिव का लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से भी एडजस्ट नहीं हो सकता। तो यहां तो सर ऐसा काम है कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी पूरी तरह से नहीं लग रहा, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी पूरी तरह से नहीं लग रहा। तो सुनिएगा, मतलब स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा और कहीं से नहीं होगा। और अगर आप इसे नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा 4 ईयर्स के लिए। ईयर्स कैसे गिनने? वो प्रीवियस ईयर छोड़ देना जिस ईयर में लॉस हुआ है, उससे नेक्स्ट ईयर को फर्स्ट ईयर गिनना। 1 2 3 4 साल में अगर ये एडजस्ट नहीं हुआ तो ये लैप्स हो जाएगा। और 4 सालों में भी आपको अगर इसे एडजस्ट करना है, आपके पास स्पेकुलेटिव इनकम होनी चाहिए, यानी स्पेकुलेटिव इनकम के अलावा या और किसी से एडजस्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास एक बिजनेस आते हैं स्पेसिफाइड बिजनेसेस। ये बता रखे थे सेक्शन 35 AD में, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, स्लरी पाइपलाइन, हॉस्पिटल 100 बेड्स वाला, होटल 2 स्टार और मोर, इस तरह के कई सारे आपने बिजनेस पढ़े थे वहां। तो अगर आप वो वाले बिजनेस हो जिसका कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही बार में अलाउ हो जाता था, तो उन बिजनेसेस से होने वाले जो लॉसेज हैं, ध्यान रखिएगा, इनको ना कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे अलाउ हो जाते थे एक ही बार में, और इन पे ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती थी कि आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होने चाहिए, यानी अनअब्जॉर्ब्ड का भी कंसेप्ट नहीं था इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था सारा डेबिट हो जाता था एक ही बार में। और आप खुद सोचो, जब अभी नया नया बिजनेस खोला है और सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप एक ही बार में डेबिट कर रहे हो, तो पक्की बात है बहुत चांसेस रहेंगे कि इस बिजनेस से क्या आएंगे आपको? लॉस। इस लॉस का ट्रीटमेंट क्या है? ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा और किसी से एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होगा। इसमें भी ना एक पॉइंट और ध्यान रखना माइंड में, मान लो आप एक वेयर हाउस ऑफ शुगर रन कर रहे हो और एक वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वहां ना अगर आप सेक्शन जाके पढ़ोगे 35 AD, वहां ना डेट्स मेंशन करी हुई हैं कि कब से इसने बिजनेस अगर कमेंस करें तो ये एलिजिबल है 35 AD के लिए। तो ना एक्ट को जाके अगर हम पढ़ते हैं, एक्ट ये बोलता है कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, whether or not the latter is eligible to claim deduction under section 35 AD। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास वेयर हाउस ऑफ शुगर और वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और मेरी वो जो डेट्स बता रखी हैं सेक्शन ने, एक बिजनेस तो मेरा पहले शुरू हो गया या उस डेट के बाद शुरू हुआ, यानी एलिजिबल हो गया 35 AD के लिए, और दूसरा बिजनेस मेरा पुराना चलता आ रहा है, वो एलिजिबल नहीं है 35 AD के लिए। जो एलिजिबल वाला है उसमें से आ रहा है लॉस, और जो एलिजिबल वाला नहीं है उसमें आ रहा है प्रॉफिट। इवन दीज आर एडजस्टेबल, यानी लॉ सिर्फ ये बोलता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आप स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर दो, चाहे वो जो स्पेसिफाइड बिजनेस है जिससे इनकम आ रही है, इट इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और इस अनएडजस्टेड लॉस को अगर मान लो आपके पास स्पेसिफाइड बिजनेस है ही नहीं कोई, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे जो आपका लॉस है। और कितनी देर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इनडेफिनेटली। पर आगे जाके भी आप सिर्फ इसे किससे एडजस्ट कर सकते हो? स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही कर सकते हो। यहां पे भी वही पॉइंट है, वेदर और नॉट द लेटर इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट। ठीक है, तो ये सेक्शन कौन सा है? 73A। अच्छा, एक बात ना मैं छोटी सी आपको और पहले ही बता दूं, सबसे एंड में जाके लिखी हुई है पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर। एक ना हमारा सेक्शन 80 है, इस चैप्टर में एक सेक्शन है 80। वो क्या बोलता है? आपको ना रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में। ये रिटर्न ऑफ लॉस का सेक्शन है, और इसे कब तक फाइल करना पड़ेगा? विद इन द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। टाइम लिमिट आपको ध्यान होगी, या तो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, इस तरह की डेट्स थी। अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस नहीं फाइल करी उन ड्यू डेट्स तक, तो नीचे लिखे लॉसेस हम आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, हम आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कैरी फॉरवर्ड पे है, सेट ऑफ पे नहीं है। यानी सेम ईयर में सेट ऑफ अलाउड है, पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे आप। तो इसमें आप देखिए तीनों लॉसेस आगे जो मैंने अभी पढ़ाए हैं आपको, लॉस ऑफ नॉर्मल बिजनेस भी आ गया, लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस भी आ गया, और लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस भी आ गया। इसका मतलब मैं यहां समाप्त ये कर सकता हूं कि पीजीबीपी में तो कोई भी लॉस आ जाए, अगर उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, रिटर्न ऑफ लॉस मैंडेटरी है। पीजीबीपी का कोई भी लॉस आ जाए,
अच्छा, यही बात ना मैंने ऊपर हाउस प्रॉपर्टी में पहले लिख के रखी थी कि रिटर्न ऑफ लॉस का कॉन्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अप्लाई नहीं करता। यानी अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस नहीं फाइल करी या आपने नहीं रिटर्न फाइल करी टाइम लिमिट के अंदर, तो भी जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे, लेट फाइल करोगे, आपका जो भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप उसके अंदर बता रहे हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पीजीबीपी के अंदर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा यहां, वो है कैपिटल गेन्स हेड का लॉस आ जाए सर, तो उसका क्या? तो पहली बात तो ध्यान रखना, कैपिटल गेन्स के अंदर दो तरह के लॉस आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म लॉस। जो शॉर्ट टर्म लॉस है वो शॉर्ट टर्म गेन से भी एडजस्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, पर सिर्फ इनसे ही हो सकता है। मतलब ये ऐसा हेड है जो अपने से बाहर कहीं जाने ही नहीं देता। पर मैं आपको फिर ये चीज रिपीट करूंगा, रिस्ट्रिक्शन लॉस पे है, प्रॉफिट्स पे नहीं है। यानी अगर सोचो नॉर्मल बिजनेस का लॉस आ जाए और उधर से एलटीसीजी का गेन पड़ा हो, तो सर क्या नॉर्मल बिजनेस का लॉस, याद करो नॉर्मल बिजनेस के लॉस के बारे में क्या सिखाया है कि सर सिर्फ सैलरी और कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं होता, मतलब लॉन्ग टर्म गेन से हो जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन लॉसेस पे लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन के अलावा किसी और से नहीं होगा, और जो शॉर्ट टर्म लॉस है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन किसी और से नहीं होगा। तो इस पूरे चैप्टर में इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो भी हम आपको ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं वो लॉसेस का ट्रीटमेंट है, ठीक है। और सर अगर मान लो सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया तो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड कर लो। सर कितनी देर के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे? 8 ईयर्स। सर क्या आगे जाके भी ऐसे ही एडजस्ट होगा? द आंसर इज यस। आप एलटीसीजी से भी कर सकते हो, एसटीसीजी से भी कर सकते हो। और सर व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म लॉस? लॉन्ग टर्म लॉस का सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस लॉन्ग टर्म लॉस पे रिस्ट्रिक्शन एक और है कि ये सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से होगा और ये भी 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और आगे जाके ये सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉस से एडजस्ट होगा। और सेक्शन 80 देखो क्या बोलता है, सेक्शन 80 बोलता है अगर आपने कैपिटल गेन के लॉसेस को भी एक कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी आपको रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी मैंडेटरी है। यानी जो पॉइंट पीजीबीपी के लॉसेस पे लग रहा है सेम पॉइंट कैपिटल गेन के लॉसेस पे लग रहा है। यानी एलटीसीएल या एसटीसीएल दोनों में से कोई भी लॉस हो, अगर आपने इसे कैरी फॉरवर्ड करना है यू नीड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ लॉस। अगला सेक्शन हमारा है 74A। ये बात करता है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। अगर हॉर्स रेसेस से विनिंग हो रही है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो एक तरह सट्टे की तरह हो गया कि आपने घोड़े पे पैसे लगाए और वो घोड़ा जीत गया और आपकी विनिंग होगी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो जो घोड़े दौड़ने रेस के अंदर, उन घोड़ों को कोई ओन और मेंटेन कर रहा है, ये तो अलग एक्टिविटी है, बिल्कुल अलग एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी से अगर किसी को लॉस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बता रखा है सेक्शन 74A में, और ये बिल्कुल स्पेकुलेटिव इनकम की तरह है कि जैसे स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव लॉस की तरह है, जैसे स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से होता था, ओनिंग मेंटेनिंग सिर्फ ओनिंग मेंटेनिंग से सेट ऑफ होता है। और सर अगर ये ना सेट ऑफ हो पाया तो वही 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और सिर्फ फिर किससे एडजस्ट होगा? ओनिंग मेंटेनिंग। जैसे स्पेकुलेटिव लॉसेस पढ़ाए हैं बिल्कुल वैसे ही है। और इसके ऊपर भी वो वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि आपको अगर इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको सेक्शन 80 के हिसाब से रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी पड़ेगी 139 सबसेक्शन 3 में विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और हम यहां पे डिस्कस करते हैं, वो है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब वैसे तो देखो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होती क्या है, हमें पता है कि हमारे पीजीबीपी हेड के अंदर हम डेप्रिसिएशन सिर्फ उतनी डेबिट कर सकते हैं P&L में जितने हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, तो बाकी का जो बच जाता है वो हमारा अनअब्सॉर्ब्ड है। अब वैसे तो अनअब्सॉर्ब्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये लॉसेज नहीं है, पर ये भी एक तरह वही चीज है कि हमने इसका बेनिफिट लेना है। तो एक्ट में इसकी बात भी ना सेक्शन 70 से लेके 80 में नहीं करी हुई है, सेक्शन 32 में करी हुई है। सेक्शन 32 हमारे पीजीबीपी का सेक्शन है। और क्या बोलता है सेक्शन? जो पीजीबीपी के लॉस का मैंने आपको भी सिखाया ना कि पीजीबीपी का लॉस किसी भी हेड से एडजस्ट कर लो एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। पहला पॉइंट बिल्कुल यही कह रहा है कि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप किसी भी और हेड से एडजस्ट कर लो एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। सर अगर मान लो बाकी हेड्स में भी हमारे पास इनकम नहीं है तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर लो, और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप इसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए। यानी ये बिजनेस लॉस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है।
अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके आप इसे किसी भी हेड से एडजस्ट कर लो एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, और इसके कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको रिटर्न ऑफ लॉस वगैरह की भी जरूरत नहीं है। मतलब वो अगर आपने टाइम लिमिट में नहीं भी करा तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेक्शन 80 में मैंने लिखा ही नहीं कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के को भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करें। आई होप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। उसके बाद कुछ जनरल पॉइंट्स लिखे हमने। पहली बात, सर अगर कोई बंदा बोले मेरे को अपने लॉसेस का सेट ऑफ नहीं करवाना तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो, इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट वॉलंटरी। मर्जी नहीं है कि करना है कर लो, नहीं करना ना करो। इवन अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, अपने लॉसेस बताते हो, आजकल तो पोर्टल अपने आप ही आपकी इनकम लॉसेस को सेट ऑफ करके कैलकुलेट करता है। दूसरा, कोई भी लॉस कैजुअल इनकम या अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। इनफैक्ट इसके बारे में तो आपको एक चीज और बताता हूं, खर्चे भी अलाउ नहीं होते ये इनकम कोई कैलकुलेशन करते हुए। तो कायदे से अगर मैं देखूं तो इनमें लॉस आना ही नहीं चाहिए जब खर्चे अलाउ ही नहीं होते। पर फिर भी ना क्वेश्चन कई बार कहता है लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, लॉस फ्रॉम बेटिंग, लॉस फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी की टिकट खरीदी, नहीं लगी, लॉस हो गया। भाई ये लॉस निकलता ही नहीं है क्योंकि ये खर्चे अलाउड ही नहीं होते। तो लेकिन अगर क्वेश्चन ने फिर भी लॉस दे दिया, आप इसका जरूर नोट लिख के आइएगा कि भाई ये हमारे कोई भी लॉसेस इन इनकम से एडजस्ट, मतलब दो बातें होगी, एक तो इन इनकम से लॉस एडजस्ट नहीं होंगे और दूसरा क्या है, इन इनकम्स में भी लॉस नहीं आएगा। दो अलग अलग बातें होगी, एक तो कोई भी लॉस इन इनकम से एडजस्ट नहीं होगा और एक इन इनकम्स में लॉसेस नहीं आते। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं। कोई भी लॉस इन इनकम से जाके एडजस्ट नहीं हो सकता और इन दोनों इनकम्स में लॉस अगर आ भी गया, अगर लिख भी रहा है क्वेश्चन, उस लॉस का कोई ट्रीटमेंट ना करना क्योंकि इनमें लॉसेस आते ही नहीं। आई होप ये नोट नंबर 2 क्लियर है। थर्ड, सर मान लो हमारे पास लॉसेस आ गए बहुत सारे, इस साल के भी आ गए, पिछले सालों के भी आ गए, तो सर हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? तो आप सुनिएगा, सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे करंट ईयर को, और करंट ईयर में भी मैंडेटरी है कि पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा। यानी अगर आपके पास हाउस का प्रॉफिट भी है और हाउस का लॉस भी है और आपके पास एलटीसीजी भी पड़ा है और आपको लग रहा है यार मेरा एलटीसीजी तो 20% पे टैक्सेबल है और मेरी नॉर्मल इनकम 5% पे टैक्सेबल है, यार क्यों ना पहले मैं हाउस के लॉस को एलटीसीजी से जाके एडजस्ट कर दूं? नहीं कर सकते आप, पहले हाउस का लॉस हाउस के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। और अगर आपको ये लग रहा है सर मेरे पास ना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी पड़े हैं हाउस के, सर पहले मेरे को वो एडजस्ट करने दो ना वरना वो लैप्स हो जाएंगे, ये भी नहीं कर सकते आप क्योंकि पहले करंट ईयर एडजस्टमेंट होगी। करंट ईयर में भी पहली एडजस्टमेंट होगी इंट्रा हेड विद इन द सेम हेड। सर अगर मान लो इंट्रा हेड में नहीं हो पा रही एडजस्टमेंट, फिर हम इंटर हेड कैसे करेंगे? इंटर हेड आप एडजस्ट करोगे करंट ईयर का मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में। यानी अगर आपके पास हाउस का लॉस है जो पीजीबीपी से भी एडजस्ट हो सकता है और जो आपका एलटीसीजी से भी एडजस्ट हो सकता है, और मान लो आप नॉर्मल इनकम के अंदर 5% वाली स्लैब के अंदर घूम रहे हो और एलटीसीजी आपका 20% वाली स्लैब पे टैक्सेबल होता है, तो आप प्रायोरिटी एलटीसीजी को दे सकते हो पहले। तो यहां पे आप बेनिफिशियल मैनर लगा सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं करंट ईयर एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर कोई पुराने लॉसेस पड़े हुए हैं आपके पास, अब पुराने में भी देखो ऐसा हो सकता है कुछ पिछले साल के हैं, कुछ उससे पिछले साल के हैं, कुछ उससे पिछले साल के हैं, तो आपको पता है जितने पुराने होंगे वो लैप्स होने वाले होंगे। तो यहां ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की जब आप एडजस्टमेंट करो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लेटेस्ट वाले पहले एडजस्ट करो, तो हम बेनिफिशियल मैनर में एडजस्ट करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। यानी मैं पहली प्रायोरिटी किसको दिया करूंगा जब मैं लॉसेस को एडजस्ट करूंगा? पुराने वालों को, जो अभी तक लैप्स नहीं हुए, जो अभी तक लैप्स नहीं हुए। जो लैप्स ही हो गए वो तो बात ही अलग है। तो ये है पॉइंट नंबर 3। और फिर एक हमने लिखा कि ऑर्डर क्या रहेगा सेट ऑफ का। सबसे पहले देखो जब आप बिजनेस इनकम निकाल रहे हो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, बल्कि मैं तो कहूंगा डेप्रिसिएशन से पहले करंट ईयर के बाकी के खर्चे भी अलाउ करो, एंड में आके डेप्रिसिएशन अलाउ करते हो आप। और डेप्रिसिएशन के अलावा अगर कोई आपके पास ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है रिसर्च का, सेक्शन 35 में अलाउ होता था, ये भी सबसे एंड में जाके एडजस्ट करना, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च में भी अपना कॉन्सेप्ट था कि ये सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स अलाउ होता है, तो ये सबसे एंड में जाके अलाउ करना। और अब उसके बाद अगर मान लो आपके पास कुछ बच गया, मान लो कोई इनकम बच गई, कुछ बच गया, तो उस केस में आप फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह एडजस्ट करना।
और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस से भी पहले मैं तो कहूंगा पहले करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स करना, उसके बाद जाके कोई अगर पुरानी डेप्रिसिएशन पड़ी है उसे एडजस्ट करना, और अगर कोई पुराना अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर पड़ा है उसे सबसे एंड में जाके एडजस्ट करना। तो ये कई बार ऑर्डर को लेके भी कई बार क्वेश्चन आ सकता होता है, वैसे नॉर्मली इतना टेस्ट नहीं करता ICI, पर ये भी एक बार माइंड में रखना। बाकी ये एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप नोट नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा कि कहां कहां कैरी फॉरवर्ड के केस में आपका रिटर्न ऑफ लॉस मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद तो बस ये एक टेबल और बनाया हुआ है हमने, इसके अंदर बस पता क्या लिखा हुआ है कि पूरे चैप्टर में सेक्शन 70 बोलता है इंट्रा हेड कर लो, 71 बोलता है इंट्रा हेड कर लो, और एंड में कैरी फॉरवर्ड। तो हमने पहले ना इंट्रा हेड के एक्सेप्शंस लिख दिए। अब सोचो तो समराइज करते हैं कहां कहां इंट्रा हेड अलाउड नहीं है। एक तो स्पेकुलेटिव में अलाउड नहीं है, क्योंकि स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होता है, स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होता है, तो पीजीबीपी से तो एडजस्ट हो नहीं रहा पूरे से। और दूसरा 35 AD वाले जो स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, इनमें भी आप देखो पूरे का पूरा वो नहीं लग रहा, क्या नाम है, इंट्रा हेड, क्योंकि ये बाकी बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये सिर्फ LTCG से होता है, तो ये शॉर्ट टर्म गेन से भी नहीं हो रहा, तो यहां भी इंट्रा हेड पे रिस्ट्रिक्शन लगी। इसके अलावा ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये सिर्फ ओनिंग मेंटेनिंग से ही एडजस्ट होता है, तो इस पर भी इंट्रा हेड में रिस्ट्रिक्शन लगी, ठीक है। तो इंट्रा हेड पे ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर मैं बात करूं इंटर हेड पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पीजीबीपी का लॉस है वो सैलरी से एडजस्ट नहीं होता, जो स्पेकुलेटिव लॉस है, जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, जो ओनिंग मेंटेनिंग का लॉस है, ये किसी भी और हेड से एडजस्ट नहीं होता, जो कैपिटल गेन का लॉस है ये किसी भी और हेड से एडजस्ट नहीं होता, और जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो दूसरे हेड से एडजस्ट होता है, पर मैक्सिमम 2 लाख तक का। तो ये बिल्कुल क्विक समरी है कि इंट्रा हेड पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस और इंटर हेड पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। और लास्ट में जाके कैरी फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 ईयर्स के लिए फिर हाउस प्रॉपर्टी से होता है, बिजनेस का लॉस 8 ईयर्स के लिए सिर्फ पीजीबीपी से होता है, स्पेकुलेशन का लॉस 4 ईयर्स के लिए सिर्फ स्पेकुलेशन से होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इनडेफिनेटली किसी भी स्पेसिफाइड बिजनेस से होता है, लॉन्ग टर्म लॉस 8 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म गेन से होता है, शॉर्ट टर्म लॉस 8 ईयर्स के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होता है, और अनअब्जॉर्ब ये रिसोर्सेज वाला 4 ईयर्स के लिए होता है, ओनिंग मेंटेनिंग से होता है, और अनअब्जॉर्ब डेब्ट इनडेफिनेट किसी भी हेड से हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, वो तो साथ में है ही। तो आई होप ये छोटा सा क्यूट सा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसकी ना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी जरूरी है इस चैप्टर की, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और, सर ये जो कैरी फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट आपने करवाया है ये वाला, सर मान लो अगर कोई पुराना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, उस टाइम हमने उसकी रिटर्न ऑफ लॉस फाइल कर दी थी और वो कैरी फॉरवर्ड कर लिया था, इनमें से कोई लॉस है, सर क्या हर साल इसकी रिटर्न ऑफ लॉस जाएगी? द आंसर इज नो। एक बार आपने फाइल कर दी, वो आगे बढ़ रहा है तो वो आगे के आगे चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था चैप्टर जो सेट ऑफ है और ये क्लबिंग है दोनों छोटे छोटे चैप्टर, लेकिन पेपर में इनकी कवरेज हो जाती है और बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं, तो प्लीज इनको छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है जी, अच्छे से कवर करिएगा।